भारत नेपाल के बीच नए रिश्तों की शुरुआत, जयनगर कुर्था रेल लाइन का उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, कनेक्टिविटी बढ़ने से दोनों देश आएंगे करीब। जनता पर महंगाई का ट्रिपल अटैक, तेल के बाद सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे का इजाफा। गुजरात के दौरे पर अरविंद केजरीवाल, अहमदाबाद में करेंगे मेगा रोड शो, गांधी आश्रम में चलाया चरखा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय न्यूट्रेला किड्स सुपरफूड। 3 से 13 बरस के बच्चों के विकास के लिए आईसीएमआर गाइडलाइन के अनुसार एडवांस फॉर्मूला न्यूट्रिशन। एसोसिएट स्पॉन्सर सिंको ऑक्सीवेदा हर्बल केयर ब्लीच क्रीम। हम रखें आपकी स्किन का ध्यान। पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर एकदम खरा। सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। यूरोप का चूल्हा चौका बंद, पुतिन ने लगाया प्रतिबंध। गैस की आपूर्ति पहले की तरह की जाएगी, लेकिन बदलाव सिर्फ भुगतान की मुद्रा में होंगे। रूसी रूबल में ही भुगतान करना होगा। मैं गज़प्रोम को आदेश देता हूं कि ये बदलाव 1 सप्ताह के भीतर कर लिए जाएं। अब अंधेरे में रहेगा यूरोप, देखेगी दुनिया पुतिन का क्रोध। आज मैंने एक डिक्री पर साइन किए हैं। इस आदेश में रूस के गैर दोस्ताना व्यवहार रखने वाले देशों के साथ एकदम स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। रूसी गैस खरीदनी है तो उन्हें रूबल खरीदने के लिए रूसी बैंकों में खाता खोलना होगा। इन्हीं खातों से रूस की गैस के लिए भुगतान करना होगा। ये नियम 1 अप्रैल से लागू किया जा रहा है। बैन के बदले पुतिन का दंड, रूबल तोड़ेगा डॉलर का घमंड। यहाँ रूसी मिसाइल से हमला हुआ, सब कुछ जल गया। मेरा घर और दुकान जल गई। रूसी मिसाइल से गैस लाइन जल गई। यह हमला यूक्रेन में हुआ है, लेकिन असर पश्चिम के सभी नेटो देशों तक होगा। अमेरिका और नेटो देश अभी तक रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे थे, लेकिन अब प्रतिबंध लगाने की बारी पुतिन की है। पुतिन ने एक झटके में पश्चिमी देशों में हाहाकार मचा दिया है। जर्मनी और तुर्की जैसे नेटो देशों में पुतिन ने एक फैसला करके चूल्हा चौका तक बंद करने की तैयारी कर दी है। यूक्रेन की गैस पाइपलाइन में धधकती है आग, और पुतिन का 1 अप्रैल से लागू हुआ फैसला अमेरिका और उन नाटो देशों के चेहरे पर तमाचे की तरह पड़ा है, जो रूसी मुद्रा रूबल को कमजोर करके रूस को दिवालिया करना चाहते थे। आदेश एकदम स्पष्ट हैं। अगर वो रूबल में भुगतान नहीं करना चाहते तो हम इसे खरीदारों की विफलता मानेंगे। उन्हें समझना होगा कि कोई भी हमें मुफ्त में कुछ नहीं बेचता, न ही हम चैरिटी का काम करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर रूबल में भुगतान नहीं हुआ तो गैस के कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए जाएंगे। गैस को बनाया हथियार, भारी पड़ी पुतिन की मार। एक बात साफ साफ समझ लीजिए, ऐसे हालात में जब पश्चिमी देश अर्थव्यवस्था को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जब इन देशों की कंपनियां रूसी बैंकों और रूसी संस्थाओं के साथ किए गए साइन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही हैं, जब अमेरिकी डॉलर और यूरो में खरीदी गई संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, तब इन देशों की मुद्राओं का इस्तेमाल करने का कोई कारण नहीं है। रूबल नहीं तो गैस नहीं। खुल गई पुतिन की खाता बही। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुतिन ने अब ऑपरेशन डॉलर शुरू कर दिया है। पुतिन ने दुनिया के देशों को समझाना शुरू कर दिया है कि जब पूरी दुनिया के बाजार धड़ाम हो रहे हैं, तब सिर्फ अमेरिका के बाजार क्यों बढ़ रहे हैं। पुतिन ने अब डॉलर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और एक डिग्री पर साइन कर दिया है कि अब रूस डॉलर में कोई लेन देन नहीं करेगा। पुतिन तो यहां तक कह चुके हैं कि उन्हें डॉलर पर यकीन ही नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में रूस के खिलाफ कई पश्चिमी देशों ने रूसी संपत्ति को फ्रीज करने के लिए गैर कानूनी कोशिशें की। ऐसा करके पश्चिमी देशों ने उनकी मुद्राओं में रूस की विश्वसनीयता को कम कर दिया है। खासकर डॉलर पर कोई यकीन नहीं है। मैंने
अमित्र देशों को बेची जाने वाली प्राकृतिक गैस के भुगतान को कम से कम समय में रूसी रूबल में बदलने के लिए कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय देशों को खुली चेतावनी दे दी है कि 1 अप्रैल के बाद से रूस एक भी ट्रांजैक्शन डॉलर में नहीं करने वाला। जिसे गैस खरीदनी है खरीदे, जिसे नहीं खरीदनी ना खरीदे। पुतिन ने कहा कि नए बने हालातों में वो ना तो गैस उधार देंगे न ही कोई चैरिटी करेंगे, उन्हें गैस के बदले नगद रूबल चाहिए। अब आप देखिए कि पूरे यूरोप को गैस सप्लाई पर रूसी मोनोपोली कैसे बनी हुई है और रूसी पाइपलाइन कहां-कहां से गुजरती है। रूसी गैस पर सबसे ज्यादा निर्भर देश जर्मनी है। जर्मनी में जबरदस्त ठंड पड़ती है। हर घर को गर्म रखना वहां सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए जर्मनी के शहरों में बड़े बड़े हीटिंग स्टेशन बने हुए हैं, जहां से गर्म पानी और भाप की पाइपलाइन घरों तक जाती है और घरों को गर्म रखती है। इसके अलावा खाना बनाने से लेकर बिजली की रोशनी तक के लिए जर्मनी रूस की गैस पर निर्भर है। रूस से यूरोप के देशों के लिए 5 बड़ी गैस पाइपलाइन बिछाई गई हैं, जिनमें से 4 चालू हैं और 1 पर काम चल रहा है। सबसे पहले देखिए रूस को जर्मनी से जोड़ने वाली नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को इससे नक्शे पर समझिए। ये पाइपलाइन 1222 किलोमीटर लंबी है और बाल्टिक सागर के नीचे से गुजरती है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन रूस के वाइबोर्ग से जर्मनी के ग्रेब्सवाल्ड के पास लुब्मिन तक जाती है। नॉर्ड स्ट्रीम की पहली गैस पाइपलाइन 2011 से चालू है। जर्मनी को ज्यादातर गैस की सप्लाई इसी पाइपलाइन से होती है, लेकिन जर्मनी के लिए एक पाइपलाइन काफी नहीं है, इसलिए रूस से एक और पाइपलाइन जर्मनी के लिए निकाली गई। इसका नाम नॉर्ड स्ट्रीम 2 रखा गया। ये गैस लाइन 1200 किलोमीटर लंबी है, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से इसका काम रुका हुआ है। नॉर्ड स्ट्रीम दुनिया की सबसे लंबी समुद्री गैस पाइपलाइन है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से हर साल 55 अरब क्यूबिक मीटर गैस जर्मनी के लिए सप्लाई होती है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बन जाने से क्षमता 110 अरब क्यूबिक मीटर हो जाती है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और चेतावनियों के बाद रूस ने धमकी दी है कि वो जर्मनी के लिए मुख्य गैस पाइपलाइन बंद कर सकता है। उधर जर्मनी भी रूबल में भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने पुतिन से कहा कि वो गैस के लिए यूरो में ही भुगतान करेंगे। मेरा जवाब बहुत छोटा है। हमने गैस सप्लाई का एग्रीमेंट देखा है और इस एग्रीमेंट में लिखा है कि भुगतान यूरो में किया जाएगा या कभी कभार डॉलर में। रूसी राष्ट्रपति के साथ हम इस मसले पर बातचीत करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। रूस दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का भंडार है। दूसरे नंबर पर ईरान और तीसरे नंबर पर कतर है। रूस की एक गैस कंपनी है जिसका नाम गैसप्रोम है। ये रूस की सरकारी कंपनी है। इस कंपनी के जरिए गैस और तेल से जो मुनाफा होता है वो रूस के सालाना बजट का करीब 40% है। गैसप्रोम यूरोप में पाइपलाइन के जरिए सीधे गैस पहुंचाती है। यूरोप इस कंपनी का बड़ा बाजार है। 2021 में रूस ने $100 अरब का ऑयल एंड गैस बेचा था। रूसी गैस के साथ जर्मनी के रिश्तों पर अमेरिका हमेशा अड़ंगा लगाता रहा है। 1960 में अमेरिका ने पाइपलाइन के लिए पाइप सप्लाई पर प्रतिबंध लगा दिया था। कई अमेरिकी राष्ट्रपति यूरोप की गैस सप्लाई पर रूसी मोनोपोली को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। 1980 के दशक में तब के अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने पश्चिम जर्मनी और दूसरे यूरोपीय देशों को रूसी गैस का आयात घटाने के लिए कई बार दबाव बनाया, लेकिन रीगन का दबाव बेकार रहा क्योंकि रूस की सस्ती गैस यूरोप के देशों के लिए फायदे का सौदा है। इसलिए अमेरिका के तमाम नानुकुर के बाद भी जर्मनी और रूस के बीच गैस की पाइपलाइन बिछाई गई। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन बाल्टिक सागर के रास्ते रूस से सीधे जर्मनी तक गैस पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। इस पाइपलाइन के रास्ते में कोई और देश नहीं था। जर्मन चांसलर गेरहर्ड श्रोएडर और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2005 में इस पाइपलाइन के समझौते पर दस्तखत किए थे। 2012 में ये चालू हो गई, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 शुरू हो। यूक्रेन पर रूस का हमला होते ही यूरोप में गैस की कीमतों में उछाल आ गया है। हालांकि रूस सस्ती गैस देने को तैयार है, लेकिन उसके लिए उसकी शर्तें माननी होंगी। नेचुरल गैस के लिए रूस पर यूरोप की निर्भरता को देखते हुए बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि मौजूदा संकट में यूरोप के पास रास्ते क्या हैं। अब देखिए रूस और यूरोप के बीच की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन को। यह पाइपलाइन है यमल यूरोप गैस पाइपलाइन।
यूरोप 40% प्राकृतिक गैस के लिए रूस पर निर्भर है। इनमें से ज्यादातर आपूर्ति इसी यमल यूरोप पाइपलाइन से होती है। यमल यूरोप गैस पाइपलाइन बेलारूस और पोलैंड से होकर गुजरती है और इसकी लंबाई 4107 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब रूस और तुर्की के बीच की नेचुरल गैस सप्लाई करने वाली पाइपलाइन को देखिए। इस पाइपलाइन का नाम है ब्लू स्ट्रीम नेचुरल गैस पाइपलाइन। तुर्की नेटो का हिस्सा है और रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई कर रहा है, लेकिन पुतिन के फैसले के बाद तुर्की का चूल्हा चौका बंद हो सकता है। इसके अलावा रूस की गैस लाइनें यूक्रेन के बीचों बीच से भी गुजरती हैं, जिन्हें रूसी मिसाइलों ने तबाह कर दिया है। यानी यूक्रेन को अब रूसी गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। ये भी वॉर की एक रणनीति है। अब पुतिन की नई रणनीति से अमेरिका तक बेचैन हो रहा है। अब अमेरिका कह रहा है कि पुतिन को उनके अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। हमारे पास ये मानने की वजह है कि राष्ट्रपति पुतिन गुमराह हो रहे हैं। अगर आप पिछले 5 हफ्तों के दौरान ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो साफ पता चलेगा कि उन्होंने गलत अनुमान लगाए हैं। अमेरिका कह रहा है कि पुतिन गुमराह हो रहे हैं, लेकिन सच यह है कि पुतिन के एक मास्टर स्ट्रोक ने नेटो देशों में खलबली मचा दी है। नेटो देशों में फूट डाल दी है। पुतिन रूबल में सस्ती गैस ऑफर कर रहे हैं, वो गैस जो यूरोप के ठंडे देशों की लाइफलाइन है। लेकिन बाइडेन नहीं चाहते कि कोई भी रूसी गैस खरीदे। अब हालात करो या मरो वाले हैं और पुतिन का नजरिया एकदम क्लियर है। पुतिन ने साफ साफ कह दिया है, कुछ भी हो जाए वो झुकेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पुतिन ने देखा अखंड सपना, 15 देशों को बनाएंगे अपना। И застрахованы мы от этого во многом благодаря отечественной культуре. При полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит. Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Из афишных... You see this and you're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, रूस का विजय रथ क्यों रुका? मिखाइल की गलती दोहराएंगे या पुतिन इतिहास बदल पाएंगे? जब तक नहीं बटेगा यूक्रेन, पुतिन को नहीं मिलेगा चैन। Сегодня хочу особо и отдельно обратиться к военнослужащим и сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Уважаемые товарищи, да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации. В высшей степени мужественно и профессионально. Умело, решительно. पुतिन का पेरेस्ट्रोइका 2.0, इतिहास बदल देने वाला शो। पुतिन किसी से डरते क्यों नहीं? पुतिन का इरादा क्या है? पुतिन की योजना क्या है? पुतिन के मन में क्या चल रहा है? ये सब अच्छी तरह समझ आ जाएगा जब आप रूस के इतिहास में झांककर वर्तमान को उससे जोड़ लेंगे। आज आपकी मुलाकात स्टालिन से लेकर मिखाइल गोर्बाचेव तक के रूस से करवाएंगे। आपको रिकंस्ट्रक्शन वाले, पेरेस्ट्रोइका और खुलेपन वाले ग्लासनोस्ट नीति की ABCD समझाएंगे। लेकिन उससे पहले वॉर जोन से आने वाली बड़ी खबर को सुन और समझ लीजिए। यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि पुतिन यूक्रेन को कोरिया के तर्ज पर तोड़कर ईस्टर्न और वेस्टर्न यूक्रेन बनाना चाहते हैं। इसी के साथ रूस अपने बॉर्डर से क्रीमिया तक लैंड कॉरिडोर बनाने की कोशिश में जुटा है।
जब कोरिया के युद्ध में मस्तिष्कों के समूह तैयार हो गए, जिसकी वजह से कोरिया 2 हिस्सों में बंट गया। साउथ कोरिया कैपिटलिज्म, नॉर्थ कोरिया कम्युनिज्म की तरफ चला गया। यूक्रेन में भी 2 हिस्से हो जाएंगे, एक कैपिटलिज्म अमेरिका की तरफ, कम्युनिज्म रशिया की तरफ चला जाएगा। तो इसके ये 2 हिस्से इस तरह से यूक्रेन के हो जाएंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया जैसे कई और देशों को अपने नियंत्रण में लेने और कब्जा जमाने का काम किया है। अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक मिलिट्री इंटेलिजेंस की कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पुतिन रूस को फिर से सोवियत संघ बनाने के रास्ते पर है। इसलिए अगर आपको यूक्रेन के संकट को समझना है तो आपको जानना होगा कि सोवियत रूस कैसे बना था और कैसे टूट गया। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के इस दावे में कितना सच है, इसे जानने समझने के लिए हमें अखंड रूस का एक नक्शा समझना होगा। वो नक्शा जो पुतिन के दिल और दिमाग में दर्ज है। अखंड रूस का वो नक्शा जिसके 2 नहीं बल्कि 15 टुकड़े हुए हैं। अखंड रूस से जो देश अलग हुए, अब उनके नाम सुनिए और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के नक्शे पर उन 15 देशों को ध्यान से देखिए। सोवियत संघ जिसका केंद्र हमेशा से रूस रहा है, उसका विघटन करीब 34 साल पहले 1988 में शुरू हो गया था। 1991 में सोवियत रूस से 15 देश टूटकर अलग हो गए। 1988 में सोवियत के विघटन के शुरू होने के बाद सबसे पहले एस्टोनिया ने खुद को आजाद मुल्क घोषित कर दिया। इसके बाद लिथुआनिया ने भी खुद को सोवियत से बाहर करने का ऐलान कर दिया। इसके कुछ दिन बाद लातविया भी सोवियत संघ से अलग होकर आजाद मुल्क बन गया। इसके बाद तो सोवियत संघ में इस कदर टूट मची कि एक झटके में अजरबैजान और आर्मेनिया ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। साल 1991 के आखिर तक आते आते बेलारूस और यूक्रेन भी सोवियत संघ से अलग हो गए और रूस का नक्शा छोटा होता चला गया। लेकिन यूएसएसआर में टूट यही नहीं रुकी। यूक्रेन के अलग देश बनते ही तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान सोवियत में भी बगावत हो गई और इन देशों ने भी यूएसएसआर को छोड़ दिया। इसके अलावा सोवियत रूस से टूटकर जॉर्जिया, मोल्दोवा भी अलग देश बन गए, यानी सोवियत रूस के कुल 15 टुकड़े हो गए। पुतिन की आंखों में इसी अखंड रूस का सपना बसता है। वो रूस की सीमाएं एक बार फिर सोवियत संघ के वैभव के वक्त तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी सपने को धीरे धीरे सच करने के लिए पुतिन ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया और अब 2022 में यूक्रेन को 2 फाड़ कर देने वाली जंग का ऐलान किया है। Для всіх європейців, яка ціна цієї безпеки? Це дуже конкретно. Це літаки для України, це танки для нашої держави, це протиракетна оборона, це протикорабельна зброя. Це те, що є у наших партнерів, що у них просто припадає пилом. Зрештою, це все для свободи не тільки України, для свободи Європи. Бо для всіх на континенті не може бути прийнятним, якщо під ризиком зіткнення з російськими загарбниками опиниться держава. ज़ेलेंस्की उस हर देश को दुहाई दे रहे हैं जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था। वो पूरे यूरोप को झकझोर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूक्रेन बाकी उन सबकी आजादी की लड़ाई भी लड़ रहा है जहां अब तक पुतिन की मिसाइलें और टैंक नहीं पहुंचे हैं। तो क्या वाकई पुतिन रूस के नक्शे को सोवियत संघ के नक्शे के बराबर बनाने वाले हैं? इसे जानने के लिए आपको रूस का इतिहास समझना होगा। स्टालिन से लेकर मिखाइल गोर्बाचेव तक के बारे में जानना होगा। गोर्बाचेव की ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका नीतियों को समझना होगा। लेकिन फिलहाल आप यूक्रेन वॉर पर पुतिन की टाइमिंग समझिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को देश पर शासन करते हुए 23 साल बीत चुके हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौरान भारत ने 3 प्रधानमंत्री देख लिए, अमेरिका के 4 राष्ट्रपति बदल गए, यूरोप के तकरीबन सारे नेता बदल गए, लेकिन पुतिन पहले की तरह रूस में कभी प्रधानमंत्री तो कभी राष्ट्रपति का पद लेकर ताकत के साथ रूस को चला रहे हैं। साल 2018 में पुतिन से एक पत्रकार ने पूछा, आप अपने देश के इतिहास में किस घटना को पलट देना पसंद करेंगे? पुतिन इस सवाल के लिए तैयार थे।
बोले द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। यह पहला और आखिरी मौका नहीं था जब पुतिन ने सोवियत संघ के पतन को ट्रेजेडी बताया हो। पुतिन कई बार अखंड रूस की चाहत का जिक्र कर चुके हैं। वो अखंड रूस जिसे स्टालिन ने बनाया था, वो अखंड रूस जिसने हिटलर को शिकस्त दी थी, वो सोवियत संघ जिसने अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर लड़ा, वो दुनिया का सबसे ताकतवर यूएसएसआर जिसने वियतनाम और क्यूबा के युद्ध में अमेरिका को हराया, वो सोवियत संघ जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह और पहला इंसान भेजा, वो अखंड रूस जो एटम बम और हथियारों की होड़ में अमेरिका पर हमेशा भारी पड़ा, और वो अखंड रूस जो मिखाइल गोर्बाचेव की ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नीतियों की वजह से खंड खंड हो गया। सोवियत यूनियन 1922 में अस्तित्व में आया था और 1991 तक इसका अस्तित्व बना रहा। सोवियत यूनियन जब अस्तित्व में था तो उस समय क्षेत्रफल के लिहाज से ये विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र था। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 2.2 करोड़ किलोमीटर से भी ज़्यादा का इसका क्षेत्रफल था। इसमें 11 टाइम जोन्स थे और पूरे यूरेशिया में इसकी सीमाएं फैली हुई थी। लेकिन 1991 तक आते आते पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की पॉलिसी को अपनाए जाने के बाद सोवियत यूनियन का पतन हुआ, विखंडन हुआ। जो पहले के जो उसके क्षेत्र थे वो आज़ाद होते चले गए और वो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित होते चले गए। लेकिन जब तक सोवियत यूनियन रहा, जाहिर है कि वो विश्व की एक बड़ी महाशक्ति था। अब जरा रूस का इतिहास जान लीजिए। साल 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। रूस में जार निकोलस द्वितीय को रूसी साम्राज्य से बेदखल कर दिया गया। लेनिन ने लोगों से अमन, जमीन और रोटी का वादा किया। 1922 में लेनिन ने 15 सोवियत को मिलाकर सोवियत संघ यानी यूएसएसआर बनाया। लेनिन सोवियत संघ में लोकतंत्र लाना चाहते थे, लेकिन 1924 में लेनिन की मौत के बाद स्टालिन की तानाशाही शुरू हुई। स्टालिन ने मॉस्को में सुप्रीम सोवियत बना दी। यूएसएसआर जैसे बड़े देश का हर फैसला स्टालिन और उसकी पॉलिट ब्यूरो कमेटी करने लगी। स्टालिन ने रूस को इतना ताकतवर बनाया कि उसने हिटलर की जर्मनी सेना को दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह हरा दिया। स्टालिन दुनिया में सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं लाए। स्टालिन के राज में सोवियत संघ में कोयले, तेल और स्टील का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। देश ने तेजी से आर्थिक तरक्की की। स्टालिन ने अपनी योजनाओं को बहुत सख्ती से लागू किया। इस दौरान जोसेफ स्टालिन इंकलाबी राजनीति करते करते क्रूर तानाशाह बन गए। कहा जाता है कि स्टालिन के राज में जुल्म और सितम की इंतहा हुई। उनकी नीतियों और फरमानों की वजह से कथित तौर पर दसियों लाख लोग मारे गए। स्टालिन की मौत के बाद नवंबर 1962 में एक किताब छपी। किताब का नाम था वन डे इन द लाइफ ऑफ इवान डेनिसोविच। इस किताब ने सोवियत संघ में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि इस किताब में जोसेफ स्टालिन की क्रूरता के कारनामे दुनिया के सामने आ गए। स्टालिन के आतंक के बाद सोवियत रूस में जो नेता आए, उन्होंने भी स्टालिन की तानाशाही को ही आगे बढ़ाया। इसी दौरान सोवियत संघ की अमेरिका के अंतरिक्ष में स्टार वॉर शुरू हो गई। अमेरिका से ताकत की होड़ और दुनिया में सबसे आगे निकलने की कश्मकश में सोवियत ने पैसा पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। नतीजा हुआ कि यूएसएसआर की 15 सोवियतों में बगावत होने लगी। फिर आया साल 1985। 15 मार्च 1990 को मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के 8वें राष्ट्रपति बने। मिखाइल ने रूस की अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए। वो बगावत को कुचलने की जगह सबकी बात सुनना चाहते थे। मिखाइल गोर्बाचेव ने 3 सुधार नीतियां शुरू की: उस्कोरेनी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। उस्कोरेनी का मतलब था विकास की रफ्तार को बढ़ाना, पेरेस्ट्रोइका का मतलब था पुनर्निर्माण, ग्लासनोस्ट का मतलब था ट्रांसपेरेंसी। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के लोगों को कई तरह की आजादी दे दी। गोर्बाचेव को लगा था कि इकोनॉमी बेहतर होगी, विदेशी निवेश आएगा, जनता खुश होगी और तरक्की होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। रूस में स्टालिन के जमाने से दबी आवाजें तेज हो गईं। 15 सोवियतों से आजादी की मांग उठने लगी और 1991 तक हालात गोर्बाचेव के काबू से बाहर निकल गए। 15 मार्च 1990 को मिखाइल यूनियन के प्रेसिडेंट बने थे और 19 अगस्त 1991 को उन्हें बेदखल करके क्रीमिया में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन तब तक गोर्बाचेव के रिकंस्ट्रक्शन वाले सिद्धांत
पेरेस्ट्रोइका ने सोवियत रूस के 15 टुकड़े करवा दिए। अब पुतिन पेरेस्ट्रोइका 2.0 चाहते हैं, यानी दोबारा रिकंस्ट्रक्शन। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट ये सोवियत यूनियन के अपने सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए लाई गई पॉलिसीज थी, जबकि राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो बलपूर्वक हिंसा के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से जो पूर्ववर्ती सोवियत रिपब्लिक से उन्हें अपने क्षेत्र में, अपने प्रभाव के क्षेत्र में शामिल कराने की उनकी जो कवायद है, उनका जो पूरा उनकी जो पूरी कोशिश है, वो जाहिर है कि वो एक अलग तरीके का इनिशिएटिव है। लक्ष्य इसका भी सोवियत यूनियन के पुराने गौरव को हासिल करने का है। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट का लक्ष्य सोवियत यूनियन के अंदर सुधार लाने का था, तो ये एक इंटरनल रिफॉर्म्स के लिए लाया गया पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की पॉलिसी थी। यूक्रेन यूरोप का वो सबसे बड़ा देश था जो रूस से अलग हुआ था। पुतिन यूक्रेन पर या तो पूरा कब्जा चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो पाए तो वो यूक्रेन कोरिया की तरह खंड खंड कर देंगे। तब दुनिया के देशों पर कम से कम 2 और देशों का जन्म होगा, उत्तर यूक्रेन और दक्षिण यूक्रेन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।